हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपने ये वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख करके इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो यूं तो सिलेबस में है आपके फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के, लेकिन अगर आप एक जनरल पब्लिक हैं तो भी ये वीडियो को जानकारी के लिए देखेंगे तो आपका एडवांटेज ही होगा, क्योंकि यहां पे जो हम बात करते हैं वो कॉमन व्यक्ति की तरह सिर्फ आपको स्टिमुलेट या फिर आपके प्लेजर को शांत करने के लिए वीडियो नहीं बना है। ये वीडियो बना है फार्माकोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजी के प्रिंसिपल को मिला करके। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा एंड बीइंग अ फार्मासिस्ट ये मेरा फर्ज भी है कि आपको इसके बारे में बात करूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक ऐसा टॉपिक है जो टैबू माना गया है। टैबू मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग बात करना जनरली नहीं चाहते हैं, बात करने से वो हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं। अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को छिपा करके अपने आप ही उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जब तक कि वो सॉल्यूशन ढूंढ पाए तब तक की सिचुएशन बहुत देर हो गई होगी, सिचुएशन बहुत खराब हो गई होगी। लेकिन दिक्कत यही है ना कि इसके बारे में बात कम करना चाहते हैं या तो नहीं के बराबर करना चाहते हैं, बट जानना सब कुछ चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है? अगर आप इसके बारे में बात नहीं करोगे, जब बातें होंगी नहीं, अच्छी बातें नहीं होंगी, तो इसके बारे में जानकारी आपको कहां से मिलेगी? अब इसी की जो कमी है, लूप होल है, इसका फायदा कई लोग उठा सकते हैं। इसके फायदे उठाने वालों में से बहुत से लोग नीम, हकीम, झोला छाप डॉक्टर, इवन मेडिकल स्टोर से लेकर कुछ हद तक चीजें हो सकती हैं। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा, बस एक कॉमन फिनोमिना के बारे में बात कर रहा हूं, जैसा कि कई बार आपको मूवीज में भी दिखाया गया है। रिसेंट एग्जांपल इसका OMG 2 आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है दो। एक तो आपका टॉपिक का प्रॉब्लम है और दूसरा इसका सॉल्यूशन के लिए यूज किए जाने वाले मेडिसिन के बारे में है। पहला टॉपिक हमारा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसको ठीक करने वाली ड्रग सिल्डेनाफिल के बारे में। तो आखिर ये दोनों चीजें हैं क्या और कैसे आपको, आपके शरीर को और आपके मन को, खास करके आपके मन को प्रभावित करती हैं। जब हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो इसका मतलब होता है मेल जेनेटिक पार्ट में, मेल जेनाइटल पार्ट में आपके इरेक्शन की कमी होती है। और ये इरेक्शन क्या है? जब कभी भी सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने की इच्छा मन में जगती है या स्टिमुलस आपको स्टिमुलेट करता है, तो फिर आपका जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिकली सिग्नल भेज करके आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैसेज भेजता है। इस कंडीशन में जो वेसल्स हैं वो डायलेट होने लगते हैं और उसमें ब्लड का फ्लो काफी ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से इरेक्शन पॉसिबल है। और अगर इरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स पॉसिबल है ही नहीं। तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इरेक्शन बहुत आवश्यक है। इरेक्शन के बाद, जो कि एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के हिसाब से बैलेंस करता है, इरेक्शन और इजेक्शन दोनों सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को इंडिविजुअली फॉलो करते हैं। तो जब इरेक्शन होगा तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स होगा और उसके बाद फिर स्पर्म का इजैकुलेशन होगा, देन आगे जाकर फर्टिलाइजेशन पूरा स्टार्ट हो जाएगा। और यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। अगर आप इसको गलत तरीके से लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, या आपके माइंड में बसे हुए कचरे के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप इसे फार्माकोलॉजी के तरीके से एक जेनेटिक बट एक इंपॉर्टेंट चीजों की तरह से लेना चाहते हैं, जेनेटिक मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि ये पूरी परंपरा चलती आ रही है, इसके बिना तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आपको खुले दिल के होने के कारण से आपको बहुत ज्यादा बधाई है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसा प्रॉब्लम है जब एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद आप जब इरेक्शन के बाद इजेक्शन करते हैं तो फिर आपके पेनाई पार्ट में इरेक्शन यानी कि टाइटनेस, हार्डनेस नहीं मेंटेन हो पाता। और जब मैंने पहले ही कहा कि इरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो फिर सेक्सुअल इंटरकॉर्स भी पॉसिबल नहीं है। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको प्रॉब्लम बना दिया गया है। देखिए, अब हम क्या चीज, जो चीज हम देखेंगे, जो चीज हम सुनेंगे, उसी को सच मानने लगेंगे। अगर आपने दृश्यम पिक्चर देखा होगा तो आपको पता है 2 अक्टूबर वाली कहानी। तो जो चीज बार बार रिपीट हो, जो चीज सामने बार बार आए, और अगर आपने पंचतंत्र हितोपदेश पढ़ा भी होगा तो इसमें धूर्त ठग की कहानी भी है कि अगर आप किसी झूठ को बार बार सामने लाते हो तो लोग उसे सच ही मानने लगते हैं। यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह से देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो कि ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स तो लंबा प्रोसेस है, इरेक्शन शुड बी मोर देन 30-50 मिनट्स, तो ये सरासर गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। सो अप्रॉक्सीमेटली जो भी आपका टाइम है, दिस इज नॉर्मल। हाँ, अगर बहुत जल्दी इरेक्शन डिसकंटिन्यू हो जा रहा है तो एक सिचुएशन की बात हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, सिर्फ 10 to 15% ऐसे केसेस होते हैं जहां पे प्रॉपर सही तरीके से इरेक्शन मेंटेन नहीं हो पाता। रेस्ट केवल इस बात की फैंटेसी होती है कि ड्यूरेशन शुड बी लॉन्गर, बट वो एक्चुअली में होता नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सब बातों को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बातों को। जब कभी भी एक मेल और फीमेल एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, वो एक्टिवेट होने लगते हैं। अगर आपने 12वीं में भी पढ़ा होगा तो हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, बाकी आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फिर डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ते होंगे। कई हार्मोन में से एक हार्मोन होता है सेक्सुअल हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन, जो कि हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में और सेक्सुअल डिजायर को प्रूव करने में मदद करते हैं। जब इस तरह के हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं
तो आपके जो जेनाइटल पार्ट हैं, जो सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिप्रेजेंट करने वाले पार्ट हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देन वी कम टू क्लोजर, देन इसके बाद रिलेशनशिप मेंटेन होता है। यहां पे जरूरी ये बात का है कि आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, ये मत सोचिए। आप यहां पे फिजिकली और उससे ऊपर आप मेंटली यानी कि साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो। अगर आपके मन में ये प्री ऑक्यूपेशन है कि दैट शुड बी गो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो ये आपका प्री ऑक्यूपेंसी है और प्री ऑक्यूपेंसी सही नहीं होता। और अगर आप ये जो मन में बैठा के रखे हैं कि इतना लंबा जाना चाहिए और वो अगर हो नहीं पाता, जो भी आपका टाइम सेट किया गया होगा, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि दैट यू आर फेल, जबकि ऐसा नहीं है। एक बार एग्जांपल लेकर देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे 98% लाके आना है या कोई सब्जेक्ट में 98 नंबर लाना ही लाना है और उसी लाने के प्रयास में वो काफी मेहनत कर रहा है, अगर रिजल्ट आता है और उसका जो मार्क्स है वो 98 ना सही 78 होता है, तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसा वो सोच रहा था मार्क्स लाने के लिए वैसा वो लेके नहीं आ पाया। जबकि दूसरे स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि मुझे 78 नंबर ही लाना है कैसे भी करके, तो 98 वाले का 78 बहुत कम हो गया, बट 78 वाले के रेस्पेक्ट में 78 आ गया तो उसके लिए काफी ज्यादा हो गया। तो हमारा एक्सपेक्टेशन खुद से क्या है, उसके ऊपर हमारा जो मोटिवेशन है या डिमोटिवेशन है वो डिपेंड करता है। सो नेवर एवर प्री ऑक्यूपाइड, आप कभी भी मेंटली ऑक्यूपाइड ना करें कि ड्यूरेशन शुड बी गो लॉन्ग दिस मच, ये कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा एक बार हो जाता है तो यहां पे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सपोर्ट करे, उसको किसी भी तरीके के ऐसे वर्ड्स का यूज ना करे जो कि उसके सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो को हर्ट करे। ये बात एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो ईगो सभी में होता है और ईगो का एक सही तरीके से होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इस ईगो को गलत तरीके से ले लेंगे तो प्रॉब्लम आप ही को होगी। जनरली ये देखा गया है कि मेल ईगो में अगर कोई फीमेल किसी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करती है नेगेटिव तरीके से, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, पर अगर पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसे हम अपनी फार्माकोलॉजिकल लैंग्वेज में प्लेसिबो और नोसिबो वर्ड यूज करते हैं। प्लेसिबो का जबरदस्त इफेक्ट होता है, अगर पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं तो विदाउट एनी मेडिकेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर पार्टनर नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं तो कितने भी दवाइयां खा लीजिए, आपका जो पॉसिबिलिटीज है रिकवर करने की वो संभव नहीं होगा। तो एक्चुअली यहां पर रिस्पॉन्सिबल दोनों है, दोनों के प्रोसेस चल रहा है, तो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लेना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट करें या ना करें, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर आप मेल ये चीजें वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली शेयर विद योर पार्टनर, अगर आप ईमेल देख रही है तो काइंडली शेयर विद योर मेल पार्टनर, सो दैट दोनों को एक एजुकेशनल नॉलेज मिल सके। अब हम बात करते हैं कि इस चीज को कैसे मेंटेन किया जाए। आपके मन में एक बात हमेशा आती है कि आप इस परफॉर्मेंस को लंबा लेके जाएं, तो इसलिए पहली बात तो वो मन में हटा दें कि आपको ऐसी कोई सोच रखनी है। दूसरा, आप पॉजिटिव सोच के साथ जाएं। एक पॉजिटिव सोच क्या होता है, देखिए एक प्रोसेस है, ये भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे प्रोसेस है जिनका होना बहुत आवश्यक है, जिनका करना बहुत आवश्यक है, तो कुछ इस तरीके से उनको डिजाइन किया गया सिस्टम के द्वारा, भगवान के द्वारा, कि उस काम को करने में आपको प्लेजर का एहसास हो। तो एक्चुअली ये प्लेजर के लिए नहीं बना, एक प्रोसीजर के लिए बना है जिसमें प्लेजर एड ऑन कर दिया गया है ताकि आपको इसमें हेजिटेट ना हो। तो काइंडली करेक्ट योर कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट फॉर प्लेजेबल एक्टिविटी, इट्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एक्टिविटी, बट प्लेजर चीज को इसमें ऐड कर दिया गया है, तो ये आपके लिए रिवॉर्ड हो गया। इस रिवॉर्ड को ही अपना हक मत समझ के चलिए। दूसरी चीज, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आप अपने डाइट में किन किन चीजों का यूज करते हो। अगर आप बहुत अधिक में मात्रा में ऑयल, मिर्च, मसाला, स्पाइसी चीजें, फ्राइड की हुई, डीप फ्राइड की हुई चीजें यूज करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर के आपको हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस की कॉज करेगी, और हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस आपके परफॉर्मेंस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा हफरने की स्थिति आ सकती है, स्वेटिंग हो सकता है और परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम जा सकती है, हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। और इनफॉर्चुनेट अगर बात करूं, अनफॉर्चुनेट अगर बात करूं, तो इन केस ये आपको हार्ट अटैक की ओर एक कदम आगे लेके भी जा सकता है। सो यू शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ जंक फूड, यू हैव टू यूज हेल्दी फूड। जो भी प्रोटीन के डाइट्स हैं, अगर आप नॉनवेज यूज करते हैं तो एग, फिश, बाकी चीजों पे जा सकते हैं। अगर आप वेज हैं तो वेज की कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में है, इंक्लूडिंग आलमंड, पिस्ताचियो, एग इफ यू आर एगिटेरियन ओनली, अदरवाइज जो स्प्राउट्स हैं वो काफी है, मिल्क प्रोडक्ट वो भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। इन चीजों को हम अगर अपनी डाइट में यूज करते हैं तो प्रॉब्लम को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। दूसरी चीज, ये हम आपको अगर प्रॉब्लम हो गई है, सपोज इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो मेक श्योर कि वाकई में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर केवल आपका एक गलत फहमी मात्र है। अब इसको मेक श्योर कैसे करें? जब तक आपके मन में ये शर्म संकोच रहेगा कि ये तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है जिसको सो कॉल्ड गुप्त रोग बोल दिया गया है, तो अब इसे अगर आप पर्सनली रखेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और मेरी मत सोच के अगर प्रॉब्लम बढ़ा तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा। सो आप इनिशियल स्टेज में कंसल्ट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ने से पहले ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कंसल्ट
गलत तो करेंगे ही करेंगे आप, तो दुर्घटना से देर भली वाला सिचुएशन यहां पे काम नहीं है। इमीडिएटली आपको एज सुन एज पॉसिबल, जब जब आपको प्रॉब्लम का एहसास हुआ, इमीडिएटली यू हैव टू कंसल्ट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। दिस शुड बी अंडरलाइंड। यहां पे किसी नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर, पोस्टर बॉयज ऐसे लगे रहते हैं, इन पे आप कभी भी ट्रस्ट ना करिएगा जब तक कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट नहीं करते हैं जो इसका स्पेशलिस्ट है, एमबीबीएस एमडी इस पर्टिकुलरली दिस सेक्सुअल ड्रग स्पेशलिस्ट, दो आप उन्हीं से कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि वो आपको सही गाइड करेंगे। इसके बाद आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। ट्रीटमेंट कई अलग तरीके से हो सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज या फिर कोई और एक्टिविटी भी हो सकती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकती है। उन सब के बारे में कभी और बात करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, जो है आपका मेडिसिन, एंड दैट इज सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को मेंटेन करके रखता है, उसको ठीक करने में मदद करता है, यानी कि उसको क्योर करने में यूज होता है। तो असल में प्रॉब्लम का कारण क्या है वो समझ लीजिएगा। प्रॉब्लम का कारण ये है कि जब इरेक्शन होता है, इरेक्शन के बाद इजैकुलेशन होता है, तो पेनाइल जो इरेक्शन है वापस से अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाता है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसके कारण ये है कि जो ब्लड फ्लो हुआ था कार्पस कार्वेनोसा में, वो वापस से निकल करके वापस आ जाता है ब्लड वेसल्स में। तो इससे जो इरेक्शन है, हार्डनेस है, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, यानी कि पूरा खेल ब्लड के फ्लो के ऊपर है। अगर हम ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखें तो इरेक्शन आपका मेंटेन रहेगा। सिल्डेनाफिल भी इसी तरीके से काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस को स्टार्ट करके कार्बेनम नोसम पे मैसेज भेजता है और वहां पे ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो ब्लड वेसल है हमारा स्मूथ मसल का, इसको डायलेट कर देता है। जब ब्लड वेसल डायलेट होगा, यानी कि ब्लड वेसल कह सकते हैं बढ़ेगा, क्योंकि गोलाई बढ़ेगी ब्लड वेसल्स की, तो उसके अंदर खून का प्रवाह काफी अधिक मात्रा में होगा। और जब अगर ब्लड मूव करेगा तो वहां पे काफी अधिक मात्रा में ब्लड विद प्रेशर के साथ मूव करने की वजह से वो पेनाइल पार्ट आपका वापस से इरेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से इरेक्शन को आप अचीव कर सकते हैं। और जब तक वो ड्रग का असर रहेगा तब तक इरेक्शन मेंटेन रहेगा। इस तरह से ये जो आपका सिल्डेनाफिल है वो काम करता है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि सिल्डेनाफिल का यूज केवल इसी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए नहीं होता, इसके अलग अलग यूज है। जब डिपेंड करता है ड्रग के डोज के ऊपर। अगर आप कम डोज पे, डोज में डिस्क्लोज नहीं करता, अगर आप कम डोज पे यूज करेंगे तो ये आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए भी यूजफुल होगा। इसका एक सर्टेन एज का ऊपर का डोज बढ़ता जाता है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, मतलब इरेक्टाइल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए भी एज के अकॉर्डिंगली आपका ड्रग का डोज डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि हर एक एज के लिए एक ही डोज काम करेगा, बट अप्रोक्सीमेटली एक सर्टेन डोज को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको इस फंक्शन के लिए आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन एक आप बात सुन करके जाइए, अगर आपके डॉक्टर ने आपको यह प्रिस्क्राइब किया है तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज इट, बट अगर आप इसे डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी उनसे आप एक बार सलाह ले लें। दूसरी बात, अगर आप केवल देखा सुखा कहीं से सुना करके ये मेडिसिन ले रहे हैं, जो कि आसानी से मिल जाता है, मिलना नहीं चाहिए बट मिल जाता है, और इसको अगर आप यूज कर रहे हैं, इसको आपने पार्ट बना लिया, डेली यूज, फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। क्यों? क्योंकि फिर से आप अपने लिए मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप मेडिसिन यूज करेंगे डेफिनेटली आपका इरेक्शन टाइम तो बढ़ेगा, बट एक सर्टेन टाइम बाद जब आप इसको डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि डिसकंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ड्रग का साइड इफेक्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जैसे ही आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस टाइम घट जाएगा, और परफॉर्मेंस टाइम घटा जो कि पहले बढ़ा हुआ था लंबे समय तक के लिए, तो अब वापस से आपको डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको गिल्ट फील होगा, इवन यू हैव टू हियर द नेगेटिव कमेंट फ्रॉम योर पार्टनर। कोई चीज अगर ज्यादा है तो कम होगी तो आपको शिकायत तो मिलेगा ही, इसीलिए आपको प्रॉब्लम ये हो सकता है। तो दिस शुड बी वेरी केयरफुली यूज। इससे पहले आप अपने पार्टनर से बात करें तो फिर आपकी काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है, बिकॉज प्लेसिबो का जो इफेक्ट है वो बिना किसी ड्रग जैसा ही आपको मिल सकता है। तो छोटी सी बात थी, मैं सोच भी रहा था कि इसके बारे में वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट कमेंट्स आ रहे थे कि इसके ऊपर जानकारी चाहिए और ये मेरी जिम्मेदारी भी थी कि इसके ऊपर बात करें, तो फिर मैंने एक वीडियो बना दिया। अगर आपको जानकारी सही लगी हो, यूजफुल लगी हो, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप और बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।